Hello everyone, welcome to the Learning Loop online educational platform. डियर स्टूडेंट, हमने अपने पिछले सेशन में 2025 का 10th बोर्ड एग्जाम का जो आईटी का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस किया था, है ना। और जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कराए थे, ना, ठीक है। और फिर मैंने ये बोला था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे, है ना, या इस पे हम चर्चा कर रहे होंगे या मॉडल आंसर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम का, है ना, जो लास्ट ईयर का या 2025 का, ठीक है, 3 मार्क्स वाला, है ना, जो मॉडल आंसर है वो किस तरीके से, है ना, हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ 3 नंबर के ऊपर लास्ट में या इस सेशन के, इस क्लास के लास्ट में कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको बोर्ड एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना है ना। और 1 या 2 में मॉडल आंसर भी आपको बना के दिखाऊंगा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम्स के अंदर लिख रहे होंगे, जिससे हम पूरे 3 नंबर वहां से लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप ने अगर ये क्लास आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो इसके पहले मैंने पेपर डिस्कस कराया है पूरा, तो फर्स्ट वाली क्लास आप जरूर देखें, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बात हम करते हैं कि हम अगर 2025 एग्जाम की बात करते हैं तो 2025 में हमारा जो बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, उसमें आईटी का जो हमारा पेपर था, ठीक है, उस पेपर में हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आपको 9 तक जो मिलते हैं वो सारे कौन मिलते हैं, कौन से मिलते हैं आपको, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान ये रखनी है कि इसकी जो आपकी वर्ड लिमिट है ना, ये जो शब्द क्षमता है वो कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 75 है। इसका मतलब ये है कि हमें 75 वर्ड से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी, हमें इसके अंदर अपना आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और जितने कम शब्दों का उपयोग हम करेंगे और जितना सटीक हम लिख रहे होंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होगी, ठीक है। कम लिख कर भी हम क्या कर सकते हैं, पूरे नंबर गेन कर सकते हैं या पूरे नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप अगर एक पेज लिखेंगे तो ये आपको 3 नंबर मिलेगी। अगर आपने सही लिखा हुआ है ना, 30 से 40 शब्द या 50 शब्द में भी आपने अगर अपनी बात पूरी रखी हुई है तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसका फायदा ये होता है कि एग्जाम में हमारा टाइम बचता है, हम दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे पाते हैं। इसलिए कभी भी हमें एग्जाम में वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, इसके अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम अपना आंसर खत्म कर लें, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 3 नंबर वाला पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था, वो आपसे पूछा गया था कि मैक्रो को परिभाषित करें, ठीक है ना। मैक्रो को परिभाषित करें, डिफाइन अ मैक्रो, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है सिलेबस में, या देखा है कि मैक्रो क्या होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर में अगर आप लिख रहे हैं तो आप एक सिंपल सी 1 से 2 लाइन की एक परिभाषा बता सकते हैं कि मैक्रो ये होता है। फिर आप 1 या 2 लाइन में उसके फंक्शन वगैरह या किस तरीके से ये वर्क करता है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है कि मैक्रो जो है वो निर्देशों का या कमांड का या क्रियाओं या एक्शन का एक ऐसा समूह या ग्रुप होता है जिसे किसी सॉफ्टवेयर में बार बार होने वाले काम को जल्दी और स्वचालित रूप से करने के लिए क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं या उसको प्रोग्राम किया जाता है। इतना भी आप लिख सकते हो, अगर आप इतना भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो तो भी आप देखते हो कि ये 3 नंबर के लिए परफेक्ट है ना। पर हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा वर्ड लिमिट की भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि 75 वर्ड का पूछा और हम अपनी बात 20 वर्ड में या 20 शब्दों में खत्म कर दे, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है या इस चीज को भी हमें नहीं करना, ठीक है। हम 1 से 2 लाइन में यहाँ पर चीजें और अच्छे से बता सकते हैं कि मैक्रो एकल निर्देश हैं जो निर्देशों के एक सेट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। निर्देशों के ये सेट बाद में किसी संख्या में उपयोग किए जाने वाले कमांड या की स्ट्रोक का अनुक्रम हो सकते हैं, ठीक है। की स्ट्रोक और क्लिक जैसी क्रियाओं का एक क्रम जो है वो उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फिर बाद में आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, उसको चलाया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए आप, है ना, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, है ना, या कोचिंग लेते हैं, तो आप वहां जाके, है ना, ऑफलाइन पढ़ते हैं, है ना। तो अब आप मान लीजिए कि आप एक दिन क्लास गए, आपने सारा जो सिलेबस था वो कवर कर लिया। दूसरे दिन आप गए, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया। पर मान लीजिए कि तीसरे दिन आप नहीं गए, तो क्या आप उस क्लास को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो,
है ना। अब मान लीजिए उस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में आप उसको देख के सीख सको, तो कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं। मैक्रो को याद रखने के लिए हम इस चीज को है ना समझ सकते हैं कि मैक्रो कुछ इस तरीके का होता है। तो 3 नंबर में आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, ये भी आप देखोगे तो ये सारे आपको 2025 वाले पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए हैं। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया। हम 17 है ना जो लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से पूछ लिया कि ये क्यों बनाए गए हैं, है ना। तो आपको सीधा सीधा है ना 2 से 3 पॉइंट्स में बताना है कि एसडीजी को व्यवसायों, सरकारों और समाज के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने के लिए क्या किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, इनमें से कुछ मुद्दे जैसे गरीबी है ना, जेंडर समानता है, जल उपयोग है, ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन है और जैव विविधता है ना। तो इन मुद्दों के लिए क्या किया गया था, इन विकास लक्ष्यों को बनाया गया था और एक टाइम लिमिट दी गई थी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, इस टारगेट को पूरा करना है। ठीक, देश अब ऐसी नीतियां और विनिमय स्थापित कर रहे हैं जो सुरक्षित, वहनीय और स्थायी अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में क्या करता है, आवश्यक स्थायी प्रणालियों को बढ़ावा देता है। तो आपको केवल इसमें यही बात बतानी है कि ये क्यों बनाए गए थे। ठीक है ना, उसको हम 2 से 3 लाइन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था है ना 3 नंबर में, वो पूछा गया था डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म क्या है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है कि डीबीएमएस में या डीबीएमएस सिस्टम में फॉर्म क्या है, आपको केवल ये बताना है। अब देखो यहाँ एक बात हमें समझनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चन का जो सिस्टम है ना, जो पूछा जा रहा है उस कोर सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, उस कोर टॉपिक को पकड़ना है। अब हम यहाँ ये ना करें कि हमसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म पूछा गया है या फॉर्म के बारे में पूछा गया और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डीबीएमएस को बता रहे हैं, डीबीएमएस के फीचर बता रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं। तो हमें ये गलती एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है, आप थोड़ा कम लिखोगे वो चल जाएगा, पर हमें अपना जो टारगेट है उससे नहीं भटकना। तो अगर फॉर्म पूछा गया, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 लाइन में या 1.5 लाइन में या 2 लाइन में आप ये बता सकते हो कि डीबीएमएस ये होता है और अगली 2 लाइन में या 3 लाइन में आप बता सकते हो कि फॉर्म ये होता है। इतना हम कर सकते हैं। ठीक है ना, पर हमें ऐसा नहीं करना कि हम डीबीएमएस ही 4-5 लाइन में बता दें और हमने फॉर्म के बारे में नहीं बताया और हम बोल रहे हैं कि हमारी जो मार्किंग है वो सही नहीं आ रही, हमें नंबर कम मिल रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करना। आगे हम डिस्कस भी करेंगे 3 नंबर का फॉर्मेट कि हमें कैसे लिखना है। मैं आपको केवल अभी मॉडल आंसर बता रहा हूँ कि जो मॉडल आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म क्या है ना, व्हाट इज फॉर्म इन डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको बताना है कि फॉर्म जो है वो एक डेटाबेस की एक विशेषता होती है। ठीक है, जिसके उपयोग से हम क्या करते हैं, तालिका में या टेबल्स में डेटा को आसान और यूजर के अनुकूल क्या करते हैं या प्रयोक्ता के अनुकूल तरीके से क्या कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, सूची बॉक्स, चेक बॉक्स आदि क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जो डेटा को दर्ज करने के लिए एक यूजर के अनुकूल क्या करते हैं, इंटरफेस देते हैं। है ना, आपने देखा होगा, आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा उसमें किस तरीके से क्या होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं। हर कॉलम के सामने कुछ लिखा होता है और उसके अंदर हमें जैसे नाम डालना है, अपनी क्लास डालना है। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें। तो ये वही बात कर रहा है कि इसमें क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, लेबल होते हैं, कुछ बटन्स होती हैं, कुछ सूची होती हैं, चेक बॉक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्यों होते हैं, जिससे आपका जो डेटा है वो एक इसमें आप आसानी से क्या कर सको, दर्ज कर सको। ठीक है, सुविधाजनक तरीके से आप क्या कर सको, अपने डेटा को इसमें दर्ज कर सको। ठीक है, फॉर्म के माध्यम से दर्ज किया गया डेटा जो है वो क्या होता है, तालिकाओं में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, टेबल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आपको फॉर्म के बारे में ये बताना है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो मैंने अभी आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक जो होते हैं सारे आपके 5 क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि टेम्पलेट को परिभाषित करें, डिफाइन आ टेम्पलेट। ठीक है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, डेटा एंट्री का, है ना। तो टेम्पलेट की हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले परिभाषा बताएंगे, है ना। 3 पॉइंट में हम इसको क्वेश्चन को बता सकते हैं, है ना, कि टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित या प्री डिजाइंड क्या है, ढांचा है या नमूना है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का लेआउट है। ठीक है, जिसमें पहले से फॉर्मेट, लेआउट और डिजाइन क्या होते हैं, तय होते हैं। ठीक है,
तो हमने पहली लाइन में इसकी परिभाषा बता दी है ना, इसके अंदर क्या होता है ये बता दिया, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये बता दिया। तो हम देख रहे हैं कि हमने इसमें 3 नंबर के अंदर क्या कर लिए, 3 डायमेंशन या 3 पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है, इसका उपयोग क्यों होता है, तो नए दस्तावेज, फाइल, प्रेजेंटेशन को जल्दी और एक समान बनाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग या प्रयोग किया जाता है ना। हम और सरल शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है, कि टेम्पलेट एक प्रकार का तैयार क्या है, खाका होता है, ठीक है, जिससे बार बार एक जैसा काम करने से जिससे बार बार एक जैसा काम आसानी से किया जा सकता है ना। जैसे हमने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है, जैसे मैं मान के चलो आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक पीपीटी ऑलरेडी क्या करी है, बनाई रखी है ना, या उसका एक फॉर्मेट या एक लेआउट मैंने बना के रखा हुआ है, प्री डिजाइन फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है। उस फॉर्मेट को मैं अलग अलग क्लासेस में क्या कर सकता हूँ, सीधा यूज कर सकता हूँ। कहने की बात ये, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, है ना, जिसको आप बार बार क्या कर सको, यूज कर सको, है ना। और समझना है आपको तो आप समझ सकते हो कि टेम्पलेट क्या है, एक पूर्व निर्धारित क्या होता है, लेआउट होता है, जो आसानी से प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, कभी कभी ग्राफिक्स सहित विशिष्ट सामग्री को कॉपी करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी कंपनी के लोगो हैं, कि कोई उत्पाद है, टेक्स्ट की इमेज है ना, जैसे किसी उत्पाद या कंपनी के टैग हो गए, ठीक है, लाइन, कानूनी नोटिस, है ना, यहाँ तक कि हेडर, फुटर जैसे कई दस्तावेजों में, सभी दस्तावेजों में वस्तुओं को जोड़ने और फिर फॉर्मेट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, टेम्पलेट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा 3 नंबर में हमसे पूछा गया है प्रेरणा या जो मोटिवेशन है, ठीक है, इसके प्रकार पूछे गए। अब ध्यान रखें, यहाँ पर आपसे प्रकार पूछे गए, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने केवल मोटिवेशन की एक परिभाषा लिख दी, 2-3 लाइन की एक उदाहरण लिख दिया, बस आपका आंसर हो गया, तो हमें 3 नंबर नहीं मिल रहे होंगे पूरे में, इस बात को ध्यान रखना। आप ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन में क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन की परिभाषा लिख सकते हैं, फिर आप इसके जो 2 प्रकार हैं उन प्रकारों को क्या कर सकते हैं, 2-2 लाइन में बता सकते हैं, तो आपका एक कंप्लीट आंसर क्या हो रहा होगा, तैयार हो रहा होगा, है ना। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रकार देखें तो पहला प्रकार जो होता है मोटिवेशन का, उसको हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो क्या होता है, हम वे काम करते हैं जिससे हमें क्या होता है, खुशी, स्वास्थ्य और अच्छा महसूस होता है, अंदर से हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हम स्वस्थ महसूस करते हैं। तो ऐसी जो प्रेरणा है या मोटिवेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो, है ना, कि जब आप अपने वार्षिक समारोह में या किसी प्रदर्शन में भाग लेते हैं, तो इससे आपको कुछ नया सीखने मिलता है और आपको अंदर से खुशी मिलती है कि हमने एक अच्छा काम किया, एक अच्छी चीज हमने सीखी, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका आंतरिक प्रेरणा हो गया। बाहरी प्रेरणा या हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। यहाँ पर क्या होता है, हम वे चीजें करते हैं, ठीक है, जिनसे हमें क्या होता है, सम्मान, मान्यता, प्रशंसा, ठीक है ना, ठीक है, ये चीजें मिलती हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी प्रेरणा बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक सुरेश नाम का व्यक्ति था, इसने क्या किया, 100 मीटर की दौड़ में भाग इसीलिए लिया कि इसको एक पुरस्कार मिल जाए या कुछ राशि मिल जाए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी प्रेरणा, जिसमें हम बाहरी चीजों के लिए, है ना, क्या करते हैं, प्रेरित होते हैं या खुद को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना, तो रोजगार कौशल जो है आपका 10th क्लास का, इसके कंप्लीट आपको, है ना, क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर क्लास 10th करके एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आप सारी क्लासेस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसको हमें किस तरीके से कवर करना है या किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान देंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे और अगर हम सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो आप ये मान के चलो कि 15 नंबर हमारे जो होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे, है ना। ये तो फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और अगर उसको बहुत सही फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 15 नंबर के लिए, है ना, हमारा क्या कर सकते हैं, हम अपना फिक्स कर सकते हैं, या 15 नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि आपने पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, और पॉइंट टू पॉइंट क्या करनी है, अपनी बात रखनी है ना। ठीक है, तो अब इसका सही तरीका क्या है, ठीक है, 3 नंबर लिखने का। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा इंट्रो लिख सकते हो जो 1 या 2 लाइन का हो।
ठीक है। जिस चीज के बारे में आपसे पूछा हुआ है उससे जुड़ा हुआ आप क्या कर सकते हो, एक लाइन में एक उसका छोटा सा इंट्रो लिख सकते हो, ठीक है। सवाल से जुड़ी हुई कोई इंपॉर्टेंट बात, जैसे परिभाषा हो गई, उसका मीनिंग हो गया, उसका अर्थ हो गया, या उससे जुड़ी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को टॉपिक समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत शानदार तरीके से क्या किया है, इसको लिखा हुआ है। या स्टार्टिंग आप जब बहुत अच्छी करोगे इंट्रोडक्शन से, तो आपके क्वेश्चन में एक अलग इंप्रेशन या एक अलग, है ना, सिस्टम देखने के लिए मिल रहा होगा। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, मेन पॉइंट जो हमारा है, जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसमें 2 से 3 पॉइंट आप बना सकते हो, ठीक है। 2 या 3 बिंदु क्या कर सकते हो आप उसको उसमें लिख सकते हो। हर पॉइंट में क्या कर सकते हो आप, 1 से 2 लाइन लिख सकते हो, है ना। जैसे आपने मान के चलो 2 पॉइंट लिखे, तो इसमें 1 लाइन लिख सकते हो, 1 या 2 लाइन इसमें लिख सकते हो, है ना, ठीक है। और कभी अगर आपको 3 पॉइंट बनाने हैं तो आप 1 लाइन इसमें लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी होगी या जो मेन, है ना, आंसर होगा, वो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर डाल के हम लिख सकते हैं अगर हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं तो, या हम बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, इस तरीके से हम डॉट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, या हम जैसे इस तरीके से, है ना, क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, या कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अगर कोई उदाहरण उसमें बन रहा है ना, जबरदस्ती नहीं लिखना, अगर उससे बन रहा है, अगर कोई एग्जाम्पल है तो आप हम लास्ट वाली लाइन में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं है तो हम एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हैं, एक निष्कर्ष दे सकते हैं लास्ट की लाइन में, है ना, ठीक है ना। तो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, उसको हम एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई परिभाषा वगैरह, है ना, या उसकी शुरुआत लिखनी है आपको, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 से 2 लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा, उसमें मान लो कि हमें 3 पॉइंट लिखने हैं, तो हमने ये क्या कर दिए, 3 पॉइंट बना दिए, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक निष्कर्ष या एक कंक्लूजन या एक उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बन रहा होगा, जो 4 से 5 लाइन में हमारा एक शानदार क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है 3 नंबर का, ठीक है। जैसे 3 नंबर में आपसे पूछा गया है संचार, या क्या पूछा गया है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसकी एक परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, है ना, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचना, विचार या भावना क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है, क्लियर। अब 3 पॉइंट आपने बना लिए। 3 पॉइंट क्या बना लिए, संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है। संचार के लिए माध्यम का उपयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हो गया, संचार से आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक एग्जांपल संचार का दे सकते हैं कि फोन पे बात करना या आपस में बात करना, ये आपका बन गया, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मेट क्या हो गया, संचार आपसे पूछा है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसमें परिभाषा नहीं लिखनी तो आप लिख सकते हो अर्थ, है ना। लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। 2 लाइन की एक परिभाषा बन गई, एक अर्थ बन गया। अब आपने 3 पॉइंट लिख दिए, लास्ट में एक उदाहरण बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। बहुत जरूरी एग्जाम टिप क्या है, हमारी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, हमने स्पष्ट लिखा हो, है ना। पॉइंट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिखने हैं, जिससे पढ़ने वाले को या कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति को क्या हो, ठीक है, आसानी हो, आपकी बात बहुत जल्दी उस व्यक्ति को समझ में आ रही हो, ठीक है ना। हमें बहुत घुमा फिरा के या बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ या बहुत लेंथी हमें नहीं लिखना है ना। बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करना है, ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करना है। जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, है ना। एक लाइन हम छोड़ के लिख सकते हैं कहीं कहीं, जहां हमें आवश्यकता है 2 क्वेश्चन के बीच में एक लाइन छोड़ना, है ना, या परिभाषा बताइए उसके बाद एक लाइन हम छोड़ सकते हैं, है ना। तो जो आंसर राइटिंग के, है ना, जो टेक्निक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं, है ना। प्ले लिस्ट में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। साथ ही साथ अगर आप और अच्छे से बारीकियाँ सीखना चाह रहे हो, या और अच्छे से चीज़ों को आप देखना चाह रहे हो, या सीखना चाह रहे हो, या प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम या व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, या वहाँ पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनसे आप जुड़कर क्या कर सकते हो, चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम के पहले अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अनावश्यक या हमें फालतू चीजें नहीं लिखना, या बहुत लंबा नहीं लिखना। कोई कीवर्ड्स है उनको हम अंडरलाइन जरूर करें, जैसे मैंने बताया कि लैटिन शब्द है तो लैटिन शब्द को अंडरलाइन कर देंगे, कम्युनिकेयर को हम अंडरलाइन कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, कीवर्ड सूचना है, विचार है, भावना है ना? इसको हम 3, है ना, वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स में हम सेंडर लिख रहे हैं तो हम सेंडर को अंडरलाइन कर देंगे, रिसीवर को अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ माध्यम को अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नजर पड़ रही होगी कि आपने ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर कवर करी है, तो बड़े आराम से आप देखोगे कि हम 3 नंबर लेके यहाँ पर आ रहे होंगे।
अगर हम ऐसा हर क्वेश्चन के साथ कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि हम एग्जाम में बहुत अच्छे से 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें सही टेक्निक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप है ना, आपको देखो क्या करना है, चैनल के ऊपर जाना है और सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जा रहे होंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा होगा हाउ टू। यहाँ आपको देखो प्लेलिस्ट में एक सेक्शन यहाँ पर मिल रहा होगा, इसमें लिखा होगा हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो इसमें आपको लगभग 14 क्लासेस मिल रही होंगी, है ना, 13 से 14 लेक्चर इसमें आपके मिल रहे होंगे। इन सबको आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, तो आप बहुत सारी इसमें एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग वगैरह बताया गया है, कैसा करना है क्या करना है। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप हमसे क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, हम जहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे लिखना है, और 2025 में जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस अगली क्लास में कर रहे होंगे।